हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फीडबैक आयस। गाइज, आपको जैसा पता होगा हमारा जो करंट अफेयर जो एज प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और हमने जो पॉलिटी की 4 क्लासेस कर चुके हैं और हमने उसमें बताने की कोशिश की है कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं उसके लिए ये जो टॉपिक हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप अगर वीडियो को स्किप कर रहे हैं या आप इस करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम इसका जो कवरेज है हम ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। जो प्रीलिम्स आने वाला है, जो मई में होने वाला है आपका, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रीलिम्स में जो आ सकते हैं जो टॉपिक हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने अभी तक जितने भी जो टॉपिक हैं डिस्कस किए उसके हमने जो एमसीक्यू हैं वो भी हमने लगाए हैं। 15 एमसीक्यू हम दोनों लगा चुके हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के। गाइज, आपको जैसा पता होगा हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम का नाम क्या है। हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम का नाम है एस। एस का मतलब क्या होता है? हम किसी भी टॉपिक को सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर उसको हम देखेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो देखते हैं। फिर हम एलिमिनेट मेथड समझाते हैं कि आखिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये सारी चीज़ें हमने इस प्रोग्राम के अंदर रखी गई हैं। और ये जो प्रोग्राम है एक 1 जनवरी 2025 से 1 मई 2026 तक रहने वाला है। हम कह सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक तक ये कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो चलिए और चलते हैं। आज का जो हम पहला आर्टिकल जो है जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट फॉर अपियरिंग 2026 प्रीलिम्स। जो 26 प्रीलिम्स में जो अपियर करने जा रहे हैं उनके लिए। अगर आप अपियर भी नहीं करने जा रहे हैं 226 के लिए तो आपका ये 2027 के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना 2026 वालों के लिए। और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाइज, आपको पता होगा करंट अफेयर्स का कितना क्रूशियल रोल है। अगर हम बात करते हैं स्टेट पीसीएस की बात करते हैं या हम बात करते हैं यूपीएससी की बात करते हैं, यहाँ जहाँ करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन है, यहाँ जहाँ करंट अफेयर्स आता है, वहाँ वहाँ ये जो हमारा सेशन है, हमारी क्लास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये हमारे जो कोर्स की ये 5वीं क्लास है, 5th क्लास है। और हम पूरा करंट अफेयर जो है 68 क्लासेस में कवर करेंगे। कितना? 68 क्लासेस में कवर करेंगे। तो ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस अभी चल रहा है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस को हम पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही हर थीम को हम कवर करेंगे, सारी थीम को हम कवर करेंगे, जितनी भी थीम होंगी सारी, क्योंकि ये करंट अफेयर जो है थीम वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए पहला टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वही समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। पहला टॉपिक जो है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक पर क्वेश्चन देखे गए। अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, आप सबसे पहले सीखिए कि पीवाईक्यू को एनालाइज कैसे किया जाता है। अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी पॉलिटी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, साइंस एंड टेक में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होने वाले हैं। हम यहाँ पर आर्टिकल कह रहे हैं या काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो हमारा एक एक्ट है। कौन सा एक्ट है? सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो कौन सा एक्ट है दोस्तों? सिनेमेटोग्राफ जो एक्ट है अमेंड हुआ है उसके ऊपर हमारा आर्टिकल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट
अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये जो आर्टिकल है या ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जो टॉपिक हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब मुझे बताइए, ये सिनेमेटोग्राफ जो अमेंडमेंट एक्ट है जो 2023 का है, मैंने यहाँ पे 2023 लिखा है, 2023। तो जो 2023 का जो अमेंडमेंट एक्ट है सिनेमेटोग्राफ, वो है क्या? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, व्हाट इज सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023? क्या है ये सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023? अब मैं ये हम जो है करंट अफेयर्स बहुत काफ़ी पिछला करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो सिनेमेटोग्राफ को 2023 में क्या किया था, प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दे दिया था और ये बिल क्या है, एक्ट बन गया था। अब मुझे बताइए, ये जो एक्ट है ये जो एक्ट है सिनेमेटोग्राफ जो एक्ट है पहले कौन सा था, कब का एक्ट को अमेंड किया गया था, कौन से एक्ट को अमेंड किया गया था? अगर मैं बात करूं, मुझे बताइए गाइस चैट बॉक्स में, कब का एक्ट को अमेंड किया गया और इसके प्रोविजन क्या होने वाले हैं, आखिर इसके अंदर इसका काम क्या होता है, सिनेमेटोग्राफ के अंदर कौन कौन से की प्रोविजन होते हैं, मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए। अच्छा, कौन से एक्ट को अमेंड किया गया है? जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 था। कौन सा था गाइस? सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। 1952 का जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया है। अब 2023 में जो आया है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 बन गया है। इसके प्रोविजन क्या थे, आखिर इसको इनेक्ट क्यों किया गया है, इसको अमेंड क्यों किया गया है? तो मुझे बताइए आखिर इसके प्रोविजन क्या है, क्या प्रोविजन है? आपको गाइस जैसे पता होगा, आप मूवीज देखते होंगे, आप सिनेमा हॉल में जाके मूवीज देखते होंगे, तो उनको सर्टिफाइंग किया जाता है। उसके अंदर जो सर्टिफाइंग किया जाता है वो इसी लॉ के अंदर किया जाता है, इसी एक्ट के अंदर किया जाता है। चाहे हम एग्जीबिशन की बात करते हैं, फिल्म फॉर एग्जीबिशन एंड रेगुलेटिंग एग्जीबिशन इसी एक्ट के अंदर किया जाता है। अगर कोई भी फिल्म हो, कोई भी मूवी हो, तो सॉरी, कोई भी मूवी हो एग्जीबिशन के लिए हो, तो उसको सर्टिफाई कौन करता है? हम ये देखेंगे कौन कौन से सर्टिफिकेट जो हैं वो मूवीज के लिए। आप जैसे मूवीज देखते होंगे तो शुरुआत में ही जब आता है कोई यू आता है लिखा हुआ, UA आता है, S लिखा हुआ आता है, A लिखा हुआ आता है। हम सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं कि आखिर कौन कितने टाइप के जो सर्टिफिकेट हैं वो दिए जाते हैं मूवीज को। लेकिन कौन से एक्ट के अंदर सारी चीज़ें ये होती हैं, ये जो एक्ट के अंदर जो होती हैं वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर होती हैं। पहले कौन सा एक्ट था, पहले जिसको अमेंड किया था सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 था। और हमने इसको आपको बता दिया क्या, एग्जीबिशन के लिए और जो रेगुलेटिंग एग्जीबिशन है इसी के अंदर जो मूवीज का, हम फिल्म्स की बात कर रहे हैं, फिल्म्स का जो एग्जीबिशन का मतलब हो गया फिल्म्स दिखाने का। आखिर अगर कोई मूवी बनाई और वो पर्दे पे उतरी तो उसका एग्जीबिशन कौन रेगुलेट करता है, कौन करता है? ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंदर किया जाता है। ये एक्ट प्रोवाइड क्या करता है दोस्तों, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर ये एक्ट प्रोवाइड क्या करता है? ये एक्ट प्रोवाइड करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC हम जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CBFC इसके अंदर बनाया जाता है। हम देखेंगे आखिर CBFC का काम क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का क्या काम है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो क्या होता है, सर्टिफाई करता है किसकी, फिल्म एग्जीबिशन को। फिल्म की जो एग्जीबिशन होती है, फिल्म जो बड़े पर्दे पर दिखाई जाती है उसको सर्टिफाई करता है। आखिर कौन सा सर्टिफिकेट कौन सी मूवी को मिलता है हम ये भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं इसके अंदर। किसके? सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो अमेंड हुआ है 2023 का, उसके अंदर जो है कुछ 4-5 टाइप के जो सर्टिफिकेट हैं वो मूवीज को दिए जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक बार क्या हुआ, सेंट्रल बोर्ड और
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। जो सेंट्रल बोर्ड है फिल्म सर्टिफिकेशन, मान लिए एक बार उसने फिल्म की एग्जीबिशन को क्या कर दिया, पास कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, क्या उसके बाद वो मॉडिफाई कर सकता है? क्या उसके बाद भी वो डिलीट कर सकता है? बोर्ड मे ऑल्सो रिफ्यूज द एग्जीबिशन, मे ऑल्सो द रिफ्यूज द एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन की क्या कर सकता है, वो रिफ्यूज कर सकता है, तो डिलीट भी कर सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है। सच सर्टिफिकेशन, जो सर्च सर्टिफिकेशन सब्जेक्ट टू द डिलीट और मॉडिफिकेशन, और जो एग्जीबिशन होती है फिल्म की उसको भी मना कर सकता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्या होता है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए CBFC क्या होता है। सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन होता क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो आप सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप मुझे बताइए सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन होता क्या है, क्या होता है सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन क्या करता है, जो मूवीज होती हैं या फिल्म की एग्जीबिशन होती है उसको रेगुलेट करता है। कौन से एक्ट के अंदर करता है दोस्तों, वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। लेकिन कौन से एक्ट के अंदर किया जाता है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। रेगुलेट तो करता है बट कौन से एक्ट के अंदर, जो क्या है CBFC रेगुलेट करता है मूवीज को। तो कौन से एक्ट के अंदर किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो कौन से एक्ट के अंदर किया जाता है, जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952 उसके अंदर क्या किया जाता है, फिल्म्स को रेगुलेट किया जाता है। फिल्म्स बड़े पर्दे पर दिखाने को रेगुलेट किया जाता है। क्या उसमें कट लगाए जहाँ, कहाँ उसको डिलीट किया जाए, कहाँ उसको मॉडिफाई किया जाए, क्या इस मूवी को रिफ्यूज कर दिया जाए कि बड़े पर्दे पर आए ही ना। तो ये सारी चीजें कौन कौन काम करता है, ये काम करता है सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन। तो इसका ये काम है। अब मुझे बताइए गाइस, मैंने बता दिया कि कौन से एक्ट के अंदर आता है, सिनेमेटोग्राफ। किसके अंदर आता है, सिनेमेटोग्राफ, जो एक्ट है 1952। अब इसको अमेंड कर दिया गया है। अब कौन सा एक्ट बन गया है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 हो गया है। क्या हो गया है, सिनेमेटो एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 हो गया। अब मुझे बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये जो एक्ट है, सॉरी हम एक्ट जो CBFC है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है सिनेमेटोग्राफ, सॉरी CBFC कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। CBFC जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आता है। किसके अंदर आता है गाइज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके अंदर ये काम करता है। कौन, CBFC जो काम करता है, जो फिल्म्स की एग्जीबिशन को अलाउ करता है, फिल्म्स की जो एग्जीबिशन है रेगुलेट करता है। तो ये सारी जो अथॉरिटी है वो किसकी है, CBFC की है। लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री जो है दोस्तों वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो फिल्म्स दिखाने की, जो डिलीट करने की, मॉडिफाई करने की, सर्टिफिकेट देने की, ये सारी जो है कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करती है। कौन करती है, ब्रॉडकास्टिंग करती है। अब गाइज मुझे चैट बॉक्स में बताइए इसके अंदर कंपोजिशन क्या होती है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कितने चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होती है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। और हम ये भी देखेंगे आखिर जो CBFC है उसके ऑफिसेस कहाँ हैं, रीजनल ऑफिसेस कहाँ हैं, सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन के ऑफिसेस कहाँ हैं और इसके अंदर मेंबर्स कौन से होते हैं। आप मुझे गाइस चैट बॉक्स में बताइए कि CBFC के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन कौन होता है, गाइस चैट बॉक्स में बताइए। तो क्या होता है, इसकी जो कंपोजिशन होती है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन होते हैं। कौन होते हैं, चेयरमैन। और एक तो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे और चेयरमैन होंगे। और ऑल द अपॉइंटेड
बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, चाहे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात करें या हम बात करते हैं चेयरमैन की, सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगर मैं इसके रीजनल ऑफिसेस की बात करूं, अगर हम इसके रीजनल ऑफिसेस की बात करें तो इसके रीजनल ऑफिसेस कहाँ हैं? सीबीएफसी का जो रीजनल ऑफिसेस है मुंबई के अंदर है। कहाँ कहाँ है? मुंबई के अंदर है, कोलकाता के अंदर है, चेन्नई के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है, और केरला में बहुत सारी जगह है, हैदराबाद के अंदर है, और दिल्ली के अंदर है, कटक के अंदर है, एंड गुवाहाटी के अंदर है। ये जो है इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। किसके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन पर आपको यूपीएससी 2026 में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन काफ़ी न्यूज में था और हमने बताने की कोशिश की कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का काम क्या होता है। सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन क्या करता है? जो मूवीज की जो एग्जीबिशन होती है उसको रेगुलेट करता है और रिफ्यूज भी कर सकता है, मूवीज को मॉडिफाई एंड डिलीट भी कर सकता है। इसका यही काम होता है किसका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। और कौन से एक्ट के अंदर काम करता है? सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक। हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं की प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो अमेंडमेंट हुआ है 1952 एक्ट का, जो अमेंडमेंट हुआ है उसके की प्रोविजन क्या है, जो 2023 का एक्ट बना है कि सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब मुझे बताइए आखिर उसके की प्रोविजन क्या है? व्हाट आर द की प्रोविजन? चैट बॉक्स में बताइए गाइज, आखिर की प्रोविजन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। आप मुझे बताइए आखिर कौन कौन से प्रोविजन होते हैं इसके। अगर मैं एज बेस्ड सर्टिफिकेशन देखूं, अगर एज बेस्ड सर्टिफिकेशन देखूं तो कौन कौन से सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं सीबीएफसी के द्वारा। एक एज बेस्ड सर्टिफिकेशन होते हैं, मूवीज को जो है एज बेस्ड सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। कौन सी एज को लेकर एक एज ब्रैकेट बनाया गया है कि इस एज के लोग ही इस मूवी को देख सकते हैं, इस एज के लोग ही इस मूवी को देख सकते हैं। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं या जो सीबीएफसी है सर्टिफाई करती है मूवीज को, फिल्म्स को, तो हम वही देखने की कोशिश करते हैं। इस एक्ट के अंदर थ्री एज बेस्ड सर्टिफिकेशन, इस एक्ट के अंदर क्या है? 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं हम पहले वो देखने की कोशिश करते हैं। ये पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है यूए कैटेगरी। कौन सी होती है दोस्तों? पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है यूए कैटेगरी। अच्छा, यूए कैटेगरी क्या होती है? व्हाट इज द यूए कैटेगरी? यूए जो कैटेगरी होती है यूनिवर्सल एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ये जो कैटेगरी होती है यूए, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता और 7 साल से ऊपर के जो लोग हैं इस मूवीज को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कितना? 7+। जो 7+ ईयर्स ओल्ड हैं वो क्या कर सकते हैं? इस मूवीज को देख सकते हैं। इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, यूनिवर्सल एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ये पहला सर्टिफिकेट होता है जो दिया जाता है सीबीएफसी के द्वारा। 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेट होते हैं। ये मैंने जैसे बताया 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेट होते हैं। पहला ये एज बेस्ड सर्टिफिकेट हो गया, और दूसरा सर्टिफिकेट जो है सीबीएफसी के द्वारा दिया जाता है वो कौन सा होता है दोस्तों? जो एज बेस्ड सर्टिफिकेट होता है, एक दूसरा सर्टिफिकेट दिया जाता है यूए+ 13+। कौन सा होता है? 13+ दिया जाता है। और तीसरा कौन सा? यूए जो यूनिवर्सल एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन होते हैं। और एक यूए दिया जाता है 16+। कितना? 16+ दिया जाता है। तो ये जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं, ये कौन सी कैटेगरीज हैं? ये वो कैटेगरीज हैं जो एज बेस्ड सर्टिफिकेट देती है सीबीएफसी। पहला जो सर्टिफिकेट है 7 ईयर+, दूसरा है 13 ईयर+, और तीसरा जो है 16 ईयर+ है। ये जो एज बेस्ड सर्टिफिकेट होते हैं जो किसके द्वारा दिए जाते हैं? जो सीबीएफसी के द्वारा दिए जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि गार्जियन को
गार्जियन से कहा जाता है कि वो अपने बच्चों को कौन सी मूवी दिखाएं, और ये जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं दे आर ओनली रिकमेंडरी। ये जितने सर्टिफिकेट हैं रिकमेंडरी होते हैं, रिकमेंडरी होते हैं, विदाउट रिस्ट्रिक्शन बट सब्जेक्ट टू द गाइडेंस ऑफ द पेरेंट्स एंड द गार्जियन। ये यूए जितने होते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट होते हैं गार्जियंस के ऊपर, डिपेंड करता है गार्जियंस और पेरेंट्स, गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन। ये तो हमने यूए देख लिया, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन होता है, और जो यूए होता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन होता है बट पेरेंट्स की गाइडेंस में ये मूवी देखी जा सकती हैं। अब और अगर मैं आगे सर्टिफिकेट देखूं कौन कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक आपने देखा होगा जब भी आप मूवी देखते होंगे ए दिखाई देता हो, ए सर्टिफिकेट, तो वो मूवीज जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं? वो मूवीज जो होती हैं वो सिर्फ एडल्ट के लिए होती हैं। किसके लिए? सिर्फ एडल्ट के लिए बनाई जाती हैं, वो बच्चों के लिए मूवीज नहीं होती हैं। ना तो यू सर्टिफिकेट उसमें काम करता है, ना यू। एक मूवी आपने देखी होगी, ए तो हो गया एडल्ट के लिए, और एक सर्टिफिकेट और होता है एज सर्टिफिकेट। एज सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है? एज सर्टिफिकेट कौन सी मूवीज को दिया जाता है? एज सर्टिफिकेट ओनली टू मेंबर्स, उन मेंबर्स को दिया जाता है ऑफ एनी प्रोफेशन, एक प्रोफेशन को या एक कोई क्लास को दिया जाता है कि इन मूवीज के लिए या तो कोई प्रोफेशन को दिया जाएगा, एक इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को या कोई क्लास के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश की। मैंने बता दिया सेपरेट सर्टिफिकेट, सेपरेट सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं। सेपरेट सर्टिफिकेट उन फिल्म को दिए जाते हैं या तो ए फिल्म होगी, एडल्ट होगी, या एस होगी, कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन, कोई पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्टिफाई करती है सीबीएफसी। सीबीएफसी चाहे वो एग्जीबिशन ऑन टेलीविजन हो और एनी अदर मीडिया प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टिफिकेट वैलिडिटी, आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ने किसी भी मूवी को सर्टिफिकेट दे दिया, मान लीजिए किसी भी मूवी को सर्टिफिकेट दे दिया, तो उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहती है? सर्टिफिकेट विल बी परपेचुअल वैलिड, मतलब वो लाइफ टाइम तक होते हैं, लाइफ टाइम तक होते हैं एज अपोज द 10 ईयर्स। पहले क्या था? 10 ईयर्स था, अब क्या है? वो जो सर्टिफिकेट होंगे वो 10 ईयर्स तक होंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजनल पावर होती हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजनल पावर होती हैं या नहीं। चैट बॉक्स में बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजनल पावर होती हैं या नहीं। What are the revisional power of central government? बताइएगा चैट बॉक्स में व्हाट आर द रिवीजनल पावर। तो अगर ये जो अमेंडमेंट हुआ है अभी सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023, उसके अंदर क्या किया गया? ओमिट्स कर दिया गया है सेक्शन 6 क्लॉज 1। उसके अंदर क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के.एम. शंकरप्पा केस 2000 में क्या कहा था? 2000 में कहा था कि सेंटर कैन नॉट एक्सरसाइज द रिवीजनल पावर ऑन फिल्म्स ऑलरेडी सर्टिफाइड बाय द सीबीएफसी। बट रिवीजनल पावर को ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किस कौन से केस में कहा था? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस शंकरप्पा केस में। तो लेकिन इस सेक्शन को क्या कर दिया गया? इस सेक्शन को ओमिट्स कर दिया गया है। किसके अंदर ओमिट्स कर दिया गया है दोस्तों? जो अभी जो एक्ट अमेंड हुआ है 2023 उसके अंदर कर दिया गया है। अब मुझे बताइए, आपने सुना होगा कि पायरेसी का बहुत इशू आता है कि पायरेसी क्या है इस एक्ट के अंदर। पायरेसी क्या क्रिमिनल ऑफेंस है और उसकी सजा कितनी है? अगर पायरेसी की बात करें, ये एक्ट क्या करता है? प्रोहिबिट्स करता है अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग और अनऑथराइज्ड एग्जीबिशन फिल्म एंड मेक्स इट्स पनिशेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। अगर मैं पेनल्टी की बात करूं, पायरेसी पर कितनी पेनल्टी है गाइस?
कैटेगरीज पायरेसी एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, जो पायरेसी है वो कंसीडर किया जाएगा क्रिमिनल ऑफेंस की तरह, और इम्पोजिंग पेनल्टीज अप टू 3 years, कितनी इम्पोजिंग पेनल्टीज अप टू 3 years इन प्रिजन एंड फाइन अमाउंटिंग 5% ऑफ द फिल्म प्रोडक्शन कॉस्ट, और बोथ दोनों भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने इसमें बताने की कोशिश की। हमने ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो सारी चीज़ें हमने बताने की कोशिश की थी गाइज। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लोगों को बताएं कि ये जो करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, तो पॉलिटी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2026 में होने वाला है, जो मई में होने वाला है, किस में होने वाला है, जो मई में होने वाला है, उसके लिए ये जो टॉपिक है हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी ये जो सेशन हम पढ़ा रहे हैं उसको मिस ना करें, बहुत केयरफुली देखें, बहुत ध्यान से पढ़ें और कॉपी और पेन लेके बैठें साथ में। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है, सारा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वो पीडीएफ में मिलेगा। बट आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कैसे हम इस टॉपिक को समझे, कैसे इसका जो हायरार्की है वो कैसे समझे, इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो कैसे समझे, यूपीएससी के लिए आखिर कौन कौन से जो ट्रिक हैं वो हम इसमें बताते हैं कि आप चीज़ों को याद कैसे रखेंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है दोस्तों, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। कौन सा है दोस्तों, डीपीडीपी एक्ट 2023 हम देखने वाले हैं। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो 2023 में एक्ट जो अमेंड हुआ है डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन है। वैसे गाइज हमने इसको जो है पिछली वीडियोज में डिस्कस कर दिया है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको डिस्कस किया था कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 होता क्या है। तो इस एक्ट को क्या किया है, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया है। पहले ये बिल था, अब क्या है, ये एक एक्ट बन गया है। ये किस लिए, डाटा प्रोटेक्शन के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, मैं बैकग्राउंड देखने की कोशिश करूं। 2018 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, एक रूलिंग दी, उसमें कहा, कौन सा जजमेंट था, पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 के अंदर कहा कि प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है। उसी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्री कृष्णा कमेटी बनाई, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बनाई, और उनसे कहा कि आप जो है एक ड्राफ्ट तैयार करें। किसके ऊपर ड्राफ्ट तैयार करें, डिजिटल प्रोटेक्शन पर। किसके अंदर, किसके ऊपर तैयार करें, एक ड्राफ्ट तैयार करें पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो क्या हुआ, वो 2018 में आया। उन्होंने श्री कृष्णा कमेटी बनाई, कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, तो फिर 2018 के अंदर एक बिल आता है। कौन सा बिल आता है दोस्तों, डीपीडीपी बिल आता है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018। और वो एक्ट कब बनता है, वो एक्ट बनता है 2023 में। काफ़ी लंबा समय लग जाता है इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने में। प्रेसिडेंट ने 2023 में इस बिल को एक्ट में तब्दील कर दिया, अपना एसेंट दे दिया। दोनों जो हाउसेस हैं उन्होंने इसको क्या किया, पास किया, फिर प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दे दिया, और ये एक क्या बन गया, एक एक्ट बन गया। अब हम इसके प्रोविजन देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द प्रोविजन, सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज द डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। मुझे बताइए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है क्या, चैट बॉक्स में बताइए गाइस।
जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 है, क्या व्हाट इज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये आखिर काम क्या करेगा, कैसे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। क्या जो हमारा डेटा पब्लिकली है, या जो हम मान लीजिए कोई ऐप मैंने डाउनलोड किया, उसने कुछ डेटा मांगा, मेरी परमिशन मांगी डेटा की, तो क्या उसका जो मिसयूज होगा इस डेटा से रुक जाएगा, या ऑल ओवर द जो इंटरनेट पर वो जो डेटा मेरा घूमेगा, क्या उसको मैं मेरे कंसेंट से यूज किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं इस बल के अंदर। तो इसका एम क्या है दोस्तों, जो डेटा प्रोटेक्शन, जो डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर जो मेरा डेटा जो प्रोसेसिंग होगा, इसका जो एम है, रेगुलेट किया जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा। जो पर्सनल डाटा होगा जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, चाहे हम किसी के थ्रू करें, चाहे हम कोई ऐप डाउनलोड करें या कोई वेबसाइट के थ्रू, या मैं कुछ भी सफरिंग कर रहा हूं इंटरनेट पर, वो क्या है, आपका डेटा मांगते हैं। किसी भी चीज़ में आप देखेंगे, हर चीज़ में आपका डेटा मांगा जाता है, साइन इन किया जाता है, साइन अप किया जाता है, तो आपके डेटा की मांग की जाती है। तो जितना भी आप डेटा को प्रोसेसिंग करेंगे तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा इस बिल के अंदर। इसका यही एम है, इसका यही ऑब्जेक्टिव है, वाइल इंश्योरिंग इंडिविजुअल राइट टू प्रोटेक्ट देयर डाटा। एक राइट में कन्वर्ट किया गया है कि उसके डाटा को प्रोटेक्ट किया गया है, राइट टू प्रोटेक्ट हिज डाटा। इंडिविजुअल को ये उसका अधिकार है कि वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करें। अच्छा, इट प्रोटेक्ट डिजिटल पर्सनल डाटा बाय प्रोवाइडिंग। अब मुझे बताइए डिजिटल पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, चैट बॉक्स में बताइए आखिर डिजिटल पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आखिर आखिर डेटा फ्यूडिशरीज क्या होता है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए दोस्तों। डेटा फ्यूडिशरीज, व्हाट इज डेटा फ्यूडिशरीज, चैट बॉक्स में बताइए आखिर जो डेटा फ्यूडिशरीज है वो क्या होता है। व्हाट इज डेटा फ्यूडिशरीज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। डेटा फ्यूडिशरीज होता क्या है, व्हाट इज डेटा फ्यूडिशरीज, चैट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज डेटा फ्यूडिशरीज, चैट बॉक्स में बताइए आखिर डेटा फ्यूडिशरीज होता क्या है गाइस। व्हाट इज डेटा फ्यूडिशरीज, चैट बॉक्स में बताइए गाइस। बताइए चैट बॉक्स में गाइस डेटा फ्यूडिशरीज क्या होता है, व्हाट इज डेटा फ्यूडिशरीज, व्हाट इज डेटा फ्यूडिशरीज। अगर मैं डेटा फ्यूडिशरीज की बात करता हूं, डेटा फ्यूडिशरीज क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी ऐप हो सकता है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, जो आपका जो है डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोरेज करता है, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस डेटा को आपके कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे यूज करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा फ्यूडिशरीज बोलते हैं। तो इस एक्ट के अंदर क्या किया गया है, ऑब्लिगेशन किया गया है डेटा फ्यूडिशरीज पे कि डेट इज कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनी अदर ऑपरेशन ऑफ पर्सनल डाटा। और जो डेटा प्रिंसिपल्स, अगर मैं बात करूं डेटा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, व्हाट इज डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रिंसिपल्स किसे कहा जाता है। डेटा प्रिंसिपल जो होता है, जैसे मान लिए मेरा जो डेटा है वो क्या होता है,
वो कलेक्ट किया जाता है किसी के द्वारा, तो मैं डेटा प्रिंसिपल हूँ। तो दैट इज पर्सन टू वूम डेटा रिलेट्स, मेरे से जो डेटा रिलेट्स होगा उसी को हम डेटा प्रिंसिपल बोलेंगे। फाइनेंशियल पेनल्टीज फॉर ब्रीच, अगर मेरे डेटा को क्या किया जाता है, ब्रीच किया जाता है, तो उस पर एक फाइनेंशियल पेनल्टीज हैं, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। आगे आ जाइए और हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर इसके की प्रोविजन क्या है। व्हाट इज द की प्रोविजन? व्हाट इज द की प्रोविजन ऑफ द डीपीडीपी एक्ट 2023? 2023 के जो 2023 का जो डीपीडीपी एक्ट है उसके प्रोविजन क्या है? कहाँ कहाँ पर ये जो डीपीडीपी एक्ट है एप्लीकेबल होगा? गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए आखिर जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। दोस्तों ये जो एप्लीकेबल होगा, जो हमारा पर्सनल डाटा है जितना भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं विद इन इंडिया, वो उस पर एप्लीकेबल होगा इन डिजिटल फॉर्म या इन नॉन डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटाइज सब्सिक्वेंटली। तो इन चीज़ों पर क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए मेरा जो डेटा है वो प्रोसेसिंग किया जाता है आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट इट इज ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया, तो भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब मुझे बताइए, ये तो मैंने एप्लीकेबिलिटी बता दी कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। अगर विद इन इंडिया क्या किया जा रहा है, प्रोसेसिंग किया जा रहा है मेरे डेटा को, चाहे वो डिजिटली फॉर्म में हो या नॉन डिजिटल फॉर्म में हो या डिजिटली होने वाला है, तो उसको ये क्या करेगा, एप्लीकेबल होगा। अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया प्रोसेसिंग हो रहा है मेरा डेटा, लेकिन किस चीज़ों में हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज में हो रहा है, तो क्या होगा, उस पर भी एप्लीकेबल होगा। अब मुझे बताइए कहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन सी जगह पर? जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा? गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए। पर्सनल डाटा प्रोसेस फॉर एनी पर्सनल पर्पस, अगर मान लीजिए जो पर्सनल डाटा को जो प्रोसेस किया जा रहा है या उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो पर्सनल पर्पस से हो रही है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको इस बिल के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। पर्सनल डाटा डेट इज मेड कॉल्ड टू बी मेड पब्लिकली, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आपको वो डेटा पब्लिकली करना पड़ रहा है, तो उस डेटा को क्या है, इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। डेटा प्रिंसिपल टू whom such personal data relates or any other person who is under legal obligation to make such personal data publicly available, तो ऐसे डाटा क्या होगा, ये क्या उस डीपीडीपी एक्ट के अंदर नहीं आएगा। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कंसेंट, आखिर इसमें कंसेंट का क्या प्रोविजन है, जो डीपीडीपी एक्ट है उसके अंदर कंसेंट का प्रोविजन क्या है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं गाइस। जो पर्सनल डाटा जो है, पर्सनल डाटा जो है वो लॉफुल पर्पस से ही यूज किया जाएगा। पर्सनल डाटा मे बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर लॉफुल पर्पस आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल्स। Consent will not be required for legitimate usage, including the provision of benefits or services. डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर मैं बात करूं, क्या जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है इसके अंदर बनाया जाएगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है वो क्या इस एक्ट के अंदर ही बनेगा? अगर मैं बात करूं दोस्तों,
प्रोवाइड द स्टेबलाइजमेंट, ये जो एक्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर स्टेबलाइज किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी, वो बनाएगी। लेकिन इस एक्ट ये प्रोवाइड करता है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके की फंक्शन क्या है बोर्ड के, गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए, व्हाट इज द की फंक्शन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। वो मॉनिटरिंग करेगा कंप्लायंस एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज, डायरेक्टिंग द डाटा फ्यूडिशरीज टू टेक नेसेसरी मेजर्स इन इवेंट ऑफ द डेटा ब्रीच और हियरिंग द ग्रीवियंस मेड बाय द अफेक्टेड पर्सन। बोर्ड मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड, जो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंटेड किए जाएंगे 2 साल के लिए, एंड विल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अपील्स अगेंस्ट दिस डिसीजन विल टाई विद द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल। जो एपलेट ट्रिब्यूनल होगा, जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल होगा, वहां पर इसकी क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल, जो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं डेटा प्रिंसिपल की, गाइस मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं। व्हाट इज द, मान लीजिए मेरे से रिलेटेड जो डेटा है, मेरा जो डेटा है, तो मेरी ड्यूटीज क्या हो सकती हैं और मेरा राइट्स क्या होता है, बताइए गाइस। डेटा प्रिंसिपल विल हैव द राइट टू, कौन कौन से राइट होंगे, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसिंग, जो मेरे डेटा को स्टोर किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है मेरे डेटा की, तो मुझे जानने का अधिकार है, मुझे राइट है आखिर मेरे डेटा को कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो प्रोसेसिंग हो रही है। सीक करेक्शन एंड इंश्योर ऑन पर्सनल डाटा, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन टू एक्सरसाइज राइट इन केस डेथ ऑफ कैपेसिटी। Data principal must not register a false or frivolous complaint and furnish any false particular violation of duties will be punishable with penalty up to the 10,000 सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज। सिग्निफिकेंट क्या है अगर मैं डेटा फ्यूडिशरीज की बात करूं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ डेटा फ्यूडिशरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है एनी डेटा फ्यूडिशरी एज एसडीएफ बेस्ड ऑन द फैक्टर वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी, रिस्क टू द राइट्स ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, potential impact on the sovereignty and integrity of India, security of the state, risk to the electoral democracy, public order. SDF will have the certain additional obligation including the appointment data protection officer. अच्छा, पेनल्टीज क्या है, एक्ट स्पेसिफाइज द पेनल्टीज फॉर वेरियस ऑफेंसेस सच एज अप टू 200 करोड़ फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड 250 करोड़ फॉर फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स एंड टू प्रिवेंट द डेटा ब्रीचेस। तो ये टॉपिक था, आई होप गाइज आपको पसंद आया हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट्स, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट। कौन कौन से जो क्रिमिनल लॉ हैं उनको रिफॉर्म किया गया है, कौन कौन से जो एक्ट हैं उनको रिफॉर्म किया गया है। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया है, एसेंट ग्रांट कर दिया है 3 सिग्निफिकेंट बिल्स टू ओवरऑल द कंट्री क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कौन कौन से हैं दोस्तों, 3 जो बिल हैं। एक तो भारतीय न्याय संहिता 2023, पहला जो है भारतीय न्याय संहिता, पहला क्या है, भारतीय न्याय संहिता
2023। अच्छा, हम इसका बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, वो क्या है, आखिर इसने रिप्लेस किसको किया है? इसने रिप्लेस किया है इंडियन पीनल कोड 1860 जो है, किसको रिप्लेस किया है? जो इंडियन पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड 1860, उसको क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया। हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, और जिसने रिप्लेस कर दिया आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया है। अगर मैं प्रायर टू द आईपीसी 8060 की बात करूं, पार्लियामेंट्री चार्टर्स की बात करूं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं, या हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कस्टमरी लॉ, ये सब क्या आते थे? आईपीसी में आते थे। ड्राफ्ट ऑफ पीनल कोड 1837 में हुआ अंडर द थॉमस बेबिटन एंड मैकले के। इफेक्ट अगर आप देखें, ये जो आईपीसी है, आईपीसी कब आई? आईपीसी आती है जब 1857 का रिवेलियन हुआ, 1857 का युद्ध हुआ, उसके बाद इफेक्ट में आती है इंडियन पीनल कोड 1860, पोस्ट इनेक्टमेंट ऑफ आईपीसी 1860। अब मुझे बताइए पोस्ट इनेक्टमेंट क्या हुआ? अगर मैं देखूं 1860 को, सेवरल लॉ कमीशन ने क्या कहा? बहुत सारी जो लॉ कमीशन है उन्होंने रिपोर्ट दी और रिकमेंडेड किया कि अमेंडमेंट किया जाए आईपीसी के अंदर, चाहे हम इंक्लूडिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, फूड अडल्ट्रेशन एंड डेथ पेनल्टी, इन पर क्या किया जाए? इन पर रिकमेंडेशन दिया जाए। लेकिन अगर मैं न्याय संहिता की बात करता हूं, उसके की प्रोविजन क्या है? व्हाट आर द की प्रोविजन? की जो न्याय संहिता 2023 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसके की प्रोविजन क्या है? व्हाट इज द की प्रोविजन गाइज? चैट बॉक्स में बताइए आखिर की प्रोविजन क्या है। पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो कम्युनिटी ऑफेंस हैं या जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं, कम्युनिटी सर्विसेज जो है एज द पनिशमेंट फॉर पैटी ऑफेंस, पैटी ऑफेंस के लिए जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं वो क्या है? वो एज वन ऑफ द पनिशमेंट है वो पैटी ऑफेंस के लिए। अगर मैं बात करूं, गैंग रेप की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, इस जो भारतीय न्याय संहिता एक्ट है 2023 में, उसमें गैंग रेप का जो थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अगर मैं गैंग रेप की बात करता हूं तो इंक्रीज थ्रेशोल्ड कितना कर दिया गया है? जो अगर मैं बात करूं, क्या मेजर कर दिया गया, कितने ईयर से लेके कितने ईयर तक अगर मैं बात करूं, थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया गया है। थ्रेशोल्ड फॉर गैंग रेप विक्टिम टू बी क्लासिफाइड एज मेजर, उनको कैसे क्लासिफाइड किया जाएगा? मेजर किया जाएगा अगर वो 16 to 18 ईयर एज है। ऑल्सो क्रिमिनलाइज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्रिमिनलाइज किया गया है विद द वुमेन बाय डिसीटफुल मीन्स और मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस। मान लीजिए कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन है, वो क्या करता है? डिसीटफुल करके या धोखे से या फॉल्स प्रोमिसेस करके किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये एक पनिशेबल है। तो क्या है? ये क्रिमिनलाइज है, तो इसको क्रिमिनलाइज कर दिए। मैं मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में समझ लीजिए कि अगर कोई आदमी है किसी महिला के साथ फेक प्रोमिसेस करके या डिसीटफुल मीन से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो इसको क्रिमिनलाइज किया गया है, वो एक पनिशेबल है। ऐसा जो है भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 में इसका ये एक प्रोविजन है। इट रिमूव द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, इसके अंदर क्या है? सेडिशन को रिमूव किया गया है। इंस्टेड पेनलाइज द फॉलोइंग, exciting or attempting to excite secession, armed rebellion of subversive activities, encouraging feeling of separatist activities, endanagering sovereignty or unity and integrity of India. It defines organized crime, इसके अंदर क्या किया गया है? जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको डिफाइन किया गया है।
as any continuing unlawful activity including kidnapping, extortion, contact killing, and land grabbing and cyber crime, murder or grievous hurt by group on the grounds of the race, caste, or community or sex or place of birth, language, or personal belief. Each member of such group shall be punished with death of life imprisonment and fine in a murder or imprisonment for term up to the 7 years and fine in case of the grievous hurt। आगे आ जाइए। नेक्स्ट जो है ये हमने यहाँ पर 3 बिल की बात की, जो 3 बिल जो है एक्ट बने। पहला हमने देख लिया भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट, जो आईपीसी था 1860 को, उसको रिप्लेस किया गया। अब देख लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है। दूसरा क्या है गाइज, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट 2023 वो क्या कहता है और उसने किस चीज को रिप्लेस किया है गाइस। बताइए गाइस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या कहता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको रिप्लेस किसने किया है? इसने रिप्लेस किया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जो सीआरपीसी है उसको रिप्लेस किया है, विच प्रोवाइडेड प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल अंडर द वेरियस एक्ट। और बहुत सारे जो वेरियस एक्ट हैं उसके अंदर किया गया। अगर मैं बैकग्राउंड देखूं, सीआरपीसी सबसे पहले जो इनेक्ट किया गया था वो 1861 में किया गया था अंडर द ब्रिटिश रूल, और इसको लेटर सब्स्टिट्यूट कर दिया था by fresh codes successively enacted 1872 and 1882. It had undergone several amendments and most importantly 1898, 1923 and 1955। CRPC जो है 1955 में आया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया in 41 report recommended the significant revision of the code which led to the creation of the CRPC 1973। अगर मैं इसके की प्रोविजन देखने की कोशिश करूं, व्हाट आर द की प्रोविजन, तो इसके अंदर जो है डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल। अगर हम डिटेंशन की बात करते हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हु हैव कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल बी रिलीज ऑन बॉन्ड if an accused has spent half of the maximum period of imprisonment specified for an offense, he shall be released by the court on bail. This does not apply to the offenses punishable by death, life imprisonment, and person against whom proceedings are pending more than one offense. Medical examination की बात करूं, any police officer can request medical examination of an accused in certain cases including the rape cases. फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात करूं, मैंडेटरी फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद एट लीस्ट 7 years ऑफ द इम्प्रिजमेंट। स्पाइसमैन, इट एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट टू अदर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पाइसमैन सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन एंड वॉइस सैंपल्स। टाइमलाइन प्रोसीजर क्या होगा? फॉर इंस्टेंट सबमिशन ऑफ द मेडिकल रिपोर्ट to investigation officer, giving judgment, informing the victim of the progress of the investigation and framing of the charges। भारतीय संख्या अधिनियम 2023, तीसरा जो बिल है, एक्ट बना है, वो कौन सा है दोस्तों? वो है भारतीय संख्या अधिनियम।
भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023। भारतीय शिक्षा अधिनियम 2023 क्या है? व्हाट इज 2023? इसने किस चीज़ को रिप्लेस किया है? इसने रिप्लेस किया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो आया था, विच गवर्न द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन इंडियन कोर्ट्स इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके प्रोविजन क्या है दोस्तों? admissibility of electronic or digital records as evidence will have the same legal effect as per the records allowed of oral evidence. It includes the statement made before the court by witness in relation to fact under the inquiry. It allows the oral evidence to given electronically. Joint trials. A joint trials refers to the trial or more than one person of the same offense. तो ये चीज़ें थी गाइज। ये सारे टॉपिक थे, हमने अभी जो आज के टॉपिक थे ये हमने कवर किए। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर किए। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमने लास्ट क्लास की थी, उसको हमने जो लास्ट क्लास की उसके कुछ एमसीक्यू देखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं गाइस। 15 एमसीक्यू देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया है कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप पॉलिटी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द साइमल्टेनियस इलेक्शन। गाइज आपको पता होगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो काफ़ी न्यूज में है, और इस पर यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आखिर साइमल्टेनियस इलेक्शन पर एक कमेटी भी बनी, और साइमल्टेनियस इलेक्शन की जो कमेटी है उसको भी एग्जामिन किया गया। क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए? क्या भारत में कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए? तो हम पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द साइमल्टेनियस इलेक्शन, with reference to the simultaneous election and consider the following। अब क्या दिया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हैं। फिर हम नीचे देख लेते हैं विच आर करेक्ट। आखिर जितने भी ये 3 स्टेटमेंट हैं उनमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शन? तो हम अब ढूंढने की कोशिश करेंगे आखिर इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। द प्रीमेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली इज अ मेजर ऑब्स्टेकल फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब मुझे बताइए कि आखिर साइमल्टेनियस इलेक्शन लाने का क्या मतलब है? आखिर साइमल्टेनियस इलेक्शन लाया क्यों जा रहा है? उसका क्या रीजन है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन लाया जा रहा है? अगर मैं पहला ऑप्शन देखने की कोशिश करूं तो पहला ऑप्शन देता है द प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली इज अ मेजर ऑब्स्टेकल
टू देयर इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी लोकसभा को 5 साल नहीं हो, उससे पहले क्या होता है, स्टेट असेंबली क्या हो जाती है, डिजोल्यूशन हो जाती है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन को लाने में ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर हम देखने की कोशिश करें, पहला करेक्ट, पहला करेक्ट, पहला, तो ये क्या हो जाता है, बी जो हो जाता है इनकरेक्ट हो जाता है। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं कि 3 ऑप्शन में हमें एक राइट ऑप्शन ढूंढना है। अगर मैं दूसरा देखूं, दे रिक्वायर अमेंडमेंट टू बोथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन को देखें, और मैंने जब पढ़ाया था, मैंने आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन से जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स थे, मैंने आपको सारे बताए थे कि साइमल्टेनियस से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हो सकते हैं। और मैंने बताया का रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उसमें भी आपको बदलाव करने पड़ेंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, 1 एंड 2, 1 एंड 3। क्या बचते हैं, 1 एंड 2 बचता है, 1 एंड 3 बचता है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले थर्ड ऑप्शन को पढ़े, दे वुड एलिमिनेट द नीड ऑफ द, दे वुड एलिमिनेट द नीड फॉर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आपको गाइस पता होगा, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे साइमल्टेनियस इलेक्शन हो या सेपरेट इलेक्शन हो, ये वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो तीसरा ऑप्शन, अगर आपके पास थोड़ा सा भी लॉजिक है, तो आप इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1 एंड 2। व्हाट इज द राइट आंसर, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है, 1 एंड 2 हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर। तो हमने ये देखने की कोशिश की और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइएगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको ये समझने की ज़रूरत है। आ जाइए, तीसरा जो दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्या है, ये जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे दिए गए हैं, और इसमें भी पूछा गया है आखिर तीनों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आपको कीवर्ड पकड़ने की जरूरत है, आपको ट्रैपिंग वर्ड पकड़ने की जरूरत है। आखिर ट्रैपिंग वर्ड क्या हो सकते हैं, आपको सारी चीज़ें वो पकड़ने की ज़रूरत है। अगर हम इसको ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश करें, डिसक्वालिफिकेशन अकर्स ओनली आफ्टर द कन्विक्शन एंड सेंटेंस फॉर 2 ईयर्स। अगर मान लीजिए कोई भी एमपी है, उसको क्या हो जाती है, 2 साल की सजा हो जाती है, 2 साल के लिए कन्विक्ट हो जाता है, तो क्या है वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अगर हम रिसेंट एग्जांपल देखें, आपको पता होगा कि राहुल गांधी को क्या है, कन्विक्ट हो गए थे 2 साल के लिए, तो उनकी सदस्यता चली गई थी एमपी की। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। अगर 2 साल की सजा होती है तो वो क्या हो जाएंगे, वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अंडर द रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंदर डिसक्वालीफाई किया कर दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन देखूं, द गवर्नमेंट कोर्ट हैज बार्ड पर्सन विद पेंडिंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेज फ्रॉम द कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी बार नहीं किया, अगर किसी पे क्रिमिनल केसेस है या क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो दूसरा ऑप्शन जो हो जाता है इनकरेक्ट हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू द पब्लिश क्रिमिनल इंसिडेंट ऑफ द कैंडिडेट। तो तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है कि उन्हें पब्लिश करना पड़ता है। 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। 1 एंड 3 क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर है। क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर है। दे कैन परचेज ओनली थ्रू द डिजिटल पेमेंट। मुझे बताइए, क्या जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, क्या वो डिजिटल पेमेंट के लिए होते हैं, क्या ओनली डिजिटल पर्पज, ओनली क्या डिजिटल पर्पज होते हैं। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि
दे कैन बी परचेज ऑन द डिजिटल पेमेंट। किसके थ्रू होते हैं? ऐसा नहीं है कि डिजिटल, क्या कहते हैं, डिजिटल ही होंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज आप एसबीआई में जाकर कैश भी दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि आप कैश भी यूज कर सकते हैं। दे आर बियरर इन इंस्ट्रूमेंट बट नॉट ट्रांसफरेबल। बिल्कुल सही है, ये बियरर और बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और आइडेंटिफाइड ओनर इज अवेलेबल टू द इश्यूइंग बैंक नॉट द इलेक्शन कमीशन। इश्यूइंग बैंक कौन सी है दोस्तों? इश्यूइंग जो बैंक है वो एसबीआई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग। और इसमें क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया है। इट इंसर्ट द न्यू प्रोविजन इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो न्यू प्रोविजन इसके अंदर डाला गया है, बिल्कुल सही है कि इसके अंदर न्यू प्रोविजन डाला गया है पार्ट 15 में। और इट मैंडेटेड द रोटेशन वुमेन रिजर्व सीट इन एवरी जनरल इलेक्शन। एवरी जनरल इलेक्शन नहीं है, आफ्टर द डीलिमिटेशन। इट इम्प्लीमेंटेशन इज लिक डीलिमिटेशन आफ्टर द नेक्स्ट सेंशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और देखिए, विद रेफरेंस टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2023। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2023 वो क्या कहता है? उसका क्या राइट आंसर होगा? आप मुझे गाइस चैट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन को देख लिया। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, इट स्टेबलाइज द सेंट्रल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। बिल्कुल सही है। इट मैंडेटेड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड एसटी। इट शिफ्ट कोऑपरेटिव फ्रॉम स्टेट टू द कंकरेंट लिस्ट। तो ये क्या है? ये स्टेट लिस्ट में। तो पहला और दूसरा इज द राइट आंसर। पहला और कौन सा है? दूसरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6। हेलो, वो क्लास में हूँ, लाइव में हूँ, लाइव क्लास चल रही है अभी। क्वेश्चन नंबर रिगार्डिंग द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आज। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए और मुझे बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट वो क्वेश्चन क्या है? वो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्या अगर किसी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बनना है,
मुझे बताइए उसका राइट आंसर क्या होगा। क्या रिकॉग्निशन इन 4 स्टेट इज सफिशिएंट फॉर नेशनल स्टेट? क्या जो 4 स्टेट्स हैं उसमें रिकॉग्निशन होना चाहिए? तो वो क्या है, पॉलिटिकल जो पार्टीज है, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसका स्टेटस मिल जाएगा, या बिनिंग 2% लोकसभा सीट फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स क्वालिफाइज एज अ पार्टी एज अ नेशनल, या फिर नेशनल पार्टी कैन यूज द रिजर्व सिंबल अक्रॉस द इंडिया। मुझे बताइए आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइस चैट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, नेशनल लेवल पर जो पार्टी होती है, उनको स्टेटस कैसे मिलता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएससी 2026 देने जा रहे हैं उसके लिए क्या होता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल भी आप चैट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए, बिकॉज अगर आप आंसर नहीं देंगे, आप गाइज क्या करते हैं, आप पूरे साल पढ़ते हैं, पूरी साल बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बट आप क्या करते हैं, मॉक टेस्ट बहुत कम लगाते हैं, आप टेस्ट सीरीज बहुत कम लगाते हैं, आप पढ़ते इतना है लेकिन आप अपने नॉलेज को चेक नहीं करते हैं। आपकी नॉलेज आपने पढ़ा कैसे। जब आप पढ़ के आप अपने नॉलेज को चेक करते हैं तब सही में आपको पता चलता है आपकी जो पढ़ाई है, आपने जो प्रिपरेशन की है वो सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन गई है। बस आपने ऊपर ही ऊपर पढ़ लिया है, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जब आप एंटर करेंगे वहाँ पर, जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम हॉल में, जब तक आप वैसा प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप वैसा एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे, तब तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो सकता। तो रिकॉग्निशन ऑफ 4 स्टेट जो है सफिशिएंट नहीं होता फॉर नेशनल स्टेट्स के लिए। क्या नहीं होता? रिकॉग्निशन इन अ 4 स्टेट इज नॉट सफिशिएंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 एंड 3। 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, विद रेफरेंस टू द स्टार कैंपेन। अगर मैं स्टार कैंपेन की बात करूं, स्टार कैंपेन, दे ट्रेवल एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैंडिडेट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही है। ओनली रिकॉग्नाइज पार्टी कैन नॉमिनेट द स्टार कैंपेन। ऐसा नहीं है कि रिकॉग्नाइज पार्टी ही क्या कर सकती है, अनरिकॉग्नाइज पार्टीज भी क्या कर सकती हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं कैंपेन को। देयर लिस्ट मस्ट बी सबमिटेड 1 वीक ऑफ द इलेक्शन ऑफ नोटिफिकेशन। तो 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, इनकोर क्या होता है? व्हाट इज इनकोर? आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा विद रेफरेंस टू द इनकोर सिस्टम। विद रेफरेंस टू द इनकोर सिस्टम, इनकोर सिस्टम क्या होता है? इनकोर सिस्टम की बात करूं, इट इज एन हाउस इलेक्शन कमीशन डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। इट इंटीग्रेट नॉमिनेशन, स्क्रूटनी एंड रिजल्ट। इट मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी बट ऑप्शनल रिटर्निंग ऑफिसर। मुझे बताइए क्या ये सही है? यूज बाय द आरओ मेनली नॉट पार्टीज। ये सिर्फ जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके द्वारा यूज किया जाता है, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या होगा? 1 एंड 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? बीपीपीएट। बीपीपीएट बीपीपीएट का क्या आंसर है? अगर आप बीपीपीएट देखें, द स्लिप इज विजिबल टू द वोटर बिफोर द ड्रॉपिंग इनटू द सील्ड बॉक्स। बिल्कुल सही है। ग्रेवेंस रिड्रेसल इन द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स 1961। बिल्कुल सही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड 100% बीपीटी वेरिफिकेशन। क्या है? क्या 100% बीपीटी वेरिफिकेशन को कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? 100% वेरिफिकेशन नॉट मैंडेटेड। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाता है? इनकरेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा 1 एंड 2। क्या होगा? 1 एंड 2 हो गया। विथ रेफरेंस टू द फ्री बीज इन इलेक्शन। अब फ्री बीज इन इलेक्शन में क्या हो, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में।
freebies can be treated as a corrupt practice. CBIC has issued a SOP to curb insulin. ECI is a statutory power to criminalize. क्या करती है ECI? क्रिमिनलाइज नहीं कर सकती, इसको क्या कर सकती है? ओनली रेगुलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज 1 and 2, 1 and 2 हो जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट डिराइव द पावर ओनली फ्रॉम आर्टिकल 324। क्या जो इलेक्शन कमीशन की जो पावर है क्या सिर्फ 324 से आती हैं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्टैट्यूट से भी आती हैं। तो पहला जो है गलत हो जाता है, बचता है 2 and 3। इट कैन कैंसिल इलेक्शन ड्यू टू द बूथ कैप्चरिंग एंड वायलेंस। मुझे बताइए क्या ये बूथ कैप्चरिंग और वायलेंस अगर हो जाए तो क्या वो डिलीट कर सकती है इलेक्शन को, कैंसिल कर सकती है? मुझे बताइए। तो बिल्कुल कर सकती है। डिसाइड पार्टी रिगार्डिंग द पार्टी सिंबल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन। ये क्वेश्चन किससे कहता है? डिलिमिटेशन के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अफेक्ट द वुमेन रिजर्वेशन डन बाय द पार्लियामेंट डायरेक्टली एंड कैन चेंज द सीट नंबर। तो क्या होता है? इट अफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इज कैरिड आउट द पार्लियामेंट डायरेक्टली। नहीं, ये किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा। इट कैन चेंज द नंबर ऑफ द सीट असेंबली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 and 3। 1 and 3 इज द राइट आंसर। RPA 1951। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपल एक्ट 1951 देखूं, इट रेगुलेट द इलेक्शन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक है। इट प्रोवाइड्स ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है। इट गवर्न्स रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों इसके बिल्कुल ठीक हैं, 1 and 3, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अच्छा मुझे बताइए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? पहला ऑप्शन क्या है? इट इम्प्लाइज बोथ सेंटर एंड द स्टेट शेयर पॉलिसी मेकिंग। क्या करता है? इट इम्प्लाइज बोथ सेंटर एंड स्टेट शेयर पॉलिसी मेकिंग। इट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे बताइए क्या एक्सप्लिसिटली मेंशन है? बिल्कुल नहीं, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। जीएसटी काउंसिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या जीएसटी काउंसिल एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का? तो बिल्कुल सही है कि जीएसटी काउंसिल एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो क्वेश्चन 14 का क्या आंसर होगा? 1 and 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखें, विद रेफरेंस टू द क्रिमिनल लॉ एंड इलेक्शन विच आर करेक्ट, चार्जेज फ्रेम्ड बाय द कोर्ट ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट। अगर मान लीजिए चार्जेज फ्रेम हो गए कोर्ट के द्वारा, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट, तो क्या ये सही है? चार्जेज नॉट डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट जब तक क्या हो, कन्विक्शन ना हो जाए। तो पहला ऑप्शन जो हो जाता है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। कन्विक्शन विद सेंटेंस 2 years लीड्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है। अगर कन्विक्शन क्या हो गई 2 साल से ज़्यादा की हो गई तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई पर्सन कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन ड्यूरिंग अपील। अगर मान लीजिए डिस्क्वालीफाई हो गया, क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता? अपील कैन नॉट ऑटोमेटिकली स्टे डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओनली 2 होगा। ओनली क्या होगा? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो MCQ थे जो लास्ट क्लास हुई थी करंट अफेयर्स की, उसको लेकर। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।